हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओपनहाइमर फिल्म की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ बताना ना भूलिएगा। साथियों, ये है जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर, जो कि हिस्ट्री एंड साइंस में एक बहुत ही बड़ा नाम है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रह चुके हैं, जिन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। ये साइंटिस्ट आज कोर्ट रूम में अपने सीनियर्स के सामने खुद पर लगे इल्जामों का जवाब दे रहे हैं। ओपनहाइमर पर यूनाइटेड स्टेट्स एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC के कमिश्नर लेविस स्ट्रॉस का इल्जाम है कि वो अमेरिकी सुरक्षा के लिए एक खतरा है। स्ट्रॉस ओपनहाइमर पर भरोसा नहीं करते और उन्हें ये लगता है कि वो खुद तो एक रशियन है, जिस वजह से एक सोवियत जासूस भी हो सकते हैं। क्योंकि जहां स्ट्रॉस को लगता है कि उनके अपोनेंट की तरह उन्हें अब हाइड्रोजन बम बनाकर अपनी नेशनल सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, वहीं ओपनहाइमर का मानना है कि जो एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया है वही देश के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। पीछे से उस लेक्चर में पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्हें नील्स बोर के एटॉमिक एनर्जी के लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्ट रहा है और मन में एटॉमिक एनर्जी को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका उन्हें जवाब चाहिए। जिसके बाद प्रेजेंट डे कोर्ट रूम में स्ट्रॉस और ओपनहाइमर की पहली मुलाकात और उनके AEC के अंडर कामों के बारे में पूछा जा रहा है, जिसमें स्ट्रॉस 1947 के टाइम को याद करते हुए बताते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 में ओपनहाइमर लॉस अलामोस लेबोरेटरी को हैंड कर रहे थे, तब स्ट्रॉस ने उन्हें इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी प्रिंसटन में डायरेक्टर की पोजीशन ऑफर की गई, जहां वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ मिलकर काम कर चुके हैं। इसके पीछे का सच मूवी में साथ साथ दिखाया भी जा रहा है कि AEC ओपनहाइमर को अपने नए प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए हायर करना चाहती थी, जिसके अंडर वो हाइड्रोजन बॉम्ब को डेवलप करना चाहते हैं। पर ओपनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन इस वक्त तक समझ चुके हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब से इतनी तबाही मच गई है जिसका इम्पैक्ट सदियों तक रहने वाला है। तो ऐसे में दुनिया को हाइड्रोजन बॉम्ब का एक ऐसा हथियार बनाकर उनके हाथ में देना जिससे दुनिया ही खत्म हो जाए, ये किसी के लिए भी सही नहीं है। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ओपनहाइमर से चल रहे इंटेरोगेशन में उनसे जर्मनी में PhD की स्टडी के बाद की कहानी पूछी जा रही है, जहां ओपनहाइमर बताते हैं कि वो जर्मनी से वापस अमेरिका लौट कर आए और वहां क्वांटम फिजिक्स रिसर्च को एक्सपेंड करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाना शुरू किया। यहाँ से ओपनहाइमर का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में भी बढ़ने लगा है और ऐसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी में आ पहुंचा है, जहां वो कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर जीन टेटलॉक से मिलता है, जो कि पार्टी के पब्लिकेशन हाउस के लिए रिपोर्टर और राइटर का काम करती है। वो दोनों एक दूसरे के पॉलिटिकल व्यूज और एक दूसरे से बहुत ही इम्प्रेस्ड हैं, जिसकी वजह से साथ में इंटीमेट भी हो जाते हैं। और यहाँ पर जीन के भगवत गीता को देखकर उसके बारे में पूछने पर ओपनहाइमर उसे इसका एक वर्स पढ़कर सुना रहे हैं। नाउ आई बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। कुछ वक्त गुजरने के साथ
अब 1938 में नाजी जर्मनी की एटम फिशन की डिस्कवरी से इंस्पायर होकर यूनिवर्सिटी में ओपेनहाइमर अब भी खुश नजर आ रहे हैं और यहाँ से उन्हें एटम्स का फ्यूजन करके एटम बम बनाने का आइडिया आ रहा है। उनकी फिजिक्स एंड रिसर्च की एरिया में इतनी सारी थ्योरी की वजह से अब वो बहुत ही नामी साइंटिस्ट कहलाने लगे हैं। उनके बिजी टाइम टेबल की वजह से उनका और जीन का रिश्ता भी बिगड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर ओपेनहाइमर कैथरीन से मिल रहे हैं, जिसके साथ वक्त बिताना अब उन्हें अच्छा लगने लगा है। इसीलिए वो उनसे शादी की प्लानिंग करके जीन को हमेशा के लिए छोड़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि कैथरीन की पहले भी 3 शादियां हो चुकी है जो कि नहीं टिकी। इसी बीच दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ जाती है दोस्तों, जिसका असर ये होता है कि ओपेनहाइमर पर फिर से पॉलिटिक्स का खुमार चढ़ गया है, जिसे अर्नेस्ट शांत करता है। जिसके बाद ओपेनहाइमर अपने काम को लेकर इतने सीरियस हो गए हैं कि वो सालों साल अपने घर नहीं जाते, जिससे उनकी वाइफ और बच्चों के साथ उनके रिश्ते सफर कर रहे हैं। और इसी वजह से कैथरीन भी खुद को हर वक्त शराब के नशे में रखकर ओपेनहाइमर से दूर रहने का दर्द भुलाए रहती है। दोस्तों हम आगे देखते हैं कि यहाँ यूनिवर्सिटी में यूएस आर्मी के लेस्ली रिचर्ड ग्रोव्स जूनियर ओपेनहाइमर से मुलाकात करते हैं, जो उन्हें रशिया के एटम बम बना लेने की सीक्रेट खबर बताने के साथ ही उनसे पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारी सोच कम्युनिस्ट के साथ नहीं है तो तुम यूएस के लिए एक ऐसा ही एटम बम बनाओ ताकि हम भी एक सुपर पावर देश बनकर दुनिया को दिखा सकें। जिसके साथ ही उन्हें ओपेनहाइमर का कम्युनिस्ट से कोई नाता नहीं है, ऐसा जताकर वो उनका मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओपेनहाइमर जो कि एक ज्यूइश है और नाजिस से इंस्पायर्ड है, वो हाइजेनबर्ग के लीडरशिप में अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चला रहे हैं। ओपेनहाइमर ने इसके लिए लॉस एलामोस न्यू मैक्सिको में एडवर्ड टेलर, इसीडोर इसाक रबी, एनरिको फर्मी और डेविड एल हिल के जैसे कई जाने माने साइंटिस्ट की टीम इकट्ठा कर ली है। दोस्तों हम आगे देखते हैं कि ओपेनहाइमर एडवर्ड टेलर की एटम फ्यूजन की थ्योरी और साथ ही उनके हाइड्रोजन बॉम्ब की थ्योरी को लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि एटॉमिक डेटोनेशन की वजह से एटमॉस्फेरिक चेन रिएक्शन हो सकता है जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। इसीलिए अपनी रिसर्च में आगे वो एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बॉम्ब्स के लिए पुश करे जाने के बावजूद एटम बॉम्ब को बनाने में ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए कह रहे हैं। और दोस्तों इसी बीच प्रेजेंट डे में उनकी कोर्ट रूम में स्ट्रॉस से मुलाकात का जिक्र भी हो रहा है, जो चाहते हैं कि रशिया कहीं उनसे पहले एटम बॉम्ब ना बना ले। इसीलिए ओपेनहाइमर को और जल्दी करने की जरूरत है, पर उसमें लगने वाले वक्त और ओपेनहाइमर के हाइड्रोजन फ्यूजन के इस्तेमाल न करने की बात की वजह से स्ट्रॉस को ओपेनहाइमर पे कम्युनिस्ट होने और जानबूझकर उनके लिए वो बॉम्ब ना बनाने का शक हो गया है। और दोस्तों ये शक इतना ज्यादा है कि उन्होंने उनके पीछे FBI के एजेंट को भी लगा दिया है, जहां से उन्हें जीन के बारे में पता लगता है। और प्रेजेंट डे कैथरीन के सामने कोर्ट रूम में जीन के कम्युनिस्ट होने और ओपेनहाइमर से जुड़े होने की बातें भी सामने आ रही हैं, जिसमें वो खुद को डिफेंड करते हुए कह रहे हैं कि जीन के साथ उनकी शादी के बाद भी ऑन एंड ऑफ रिश्ता चलता रहा है, पर वो पर्सनल है, जिसमें उन्होंने कभी भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड
कोई भी जानकारी उससे शेयर नहीं की है। जीन के एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट होने की वजह से ओपेनहाइमर पर भी इल्जाम लग रहे हैं, पर यह बात भी सामने आ रही है कि जीन मेंटल स्ट्रेस में है और एक आखिरी बार ओपेनहाइमर से मिलना चाहती है, पर उसके अपने काम में होने और उससे ना मिल पाने पर उसने सुसाइड कर लिया है। दोस्तों, उसकी मौत से दुखी ओपेनहाइमर खुद को संभाल के फिर से अपने काम में लग गए हैं, जहां उन्हें अपनी टीम मीटिंग में स्ट्रॉस और सभी टीम मेंबर्स के हाइड्रोजन बॉम्ब को इतना सपोर्ट करने से आने वाले खतरे को लेकर डर लग रहा है और इसी वजह से उनकी स्ट्रॉस से बहस भी हो गई है, जिसके बाद वो अपनी बॉम्ब की छोटी मोटी टेस्टिंग से शुरुआत कर रहे हैं। उसे कहां इस्तेमाल किया जाए, इस पर यूएस ऑफिशियल्स के ऑफिस में चर्चा भी हो रही है। दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि जब कुछ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बॉम्ब के रिलीवेंस को लेकर सवाल कर रहे हैं, तो ओपेनहाइमर कहते हैं कि इसके उपयोग से पैसिफिक में चल रहे वॉर को जल्द ही खत्म किया जा सकता है, जिससे एलाइज की मदद की जा सकेगी। पर राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन का मानना है कि अगर जापान को सरेंडर करवाना है तो ये बॉम्ब पैसिफिक में नहीं बल्कि जापान में गिराए जाने चाहिए। और कुछ समय बाद जब उनका ट्रिनिटी टेस्ट सक्सेसफुल हो रहा है, तो इसके डिस्ट्रक्शन से ओपेनहाइमर भगवत गीता के उसी फ्रेज को दोहरा रहे हैं जो कि उन्होंने जीन को पढ़कर सुनाई थी कि नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। उनकी इस अचीवमेंट के चर्चे अब पूरी दुनिया में फैल गए हैं, जहां उन्हें किसी भी देश से पहले न्यूक्लियर वेपन बना लेने की वजह से फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब का नाम मिल रहा है। उन्हें न्यूज़पेपर्स कवर कर रहे हैं, कॉलेजेस अपने यहाँ लेक्चर के लिए बुला रहे हैं, उन्हें अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, प्रेसिडेंट से लेकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। लेकिन दोस्तों, प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन के ऑर्डर से हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की जा रही है। ओपेनहाइमर के बनाए इन बॉम्ब्स का इम्पैक्ट जापान में लाखों लोगों की जान चले जाना, उनका घर, जीवन, सब कुछ तबाह हो जाना, ये सब देखकर वो पूरी तरह हिल चुके हैं। उन्हें अब अपनी वजह से लाखों लोग जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका असर उनकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ रहा है, जिस वजह से अब वो प्रेसिडेंट के कहने पर भी हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रोजेक्ट अपने हाथों में नहीं लेना चाहते। उनका कहना है कि मेरे सर पे इतने सारे लोगों की मौत का इल्जाम है, जिस पर प्रेसिडेंट उनसे कहते हैं कि इल्जाम तुम्हारे सर पर नहीं बल्कि मेरे सर पर है, क्योंकि जापान में बॉम्बिंग करवाने का ये काम मैंने किया है। ओपेनहाइमर इसका खतरा समझते हुए प्रेसिडेंट को भी इस हाइड्रोजन बॉम्ब को बनवाने से मना कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ट्रूमैन अब ओपेनहाइमर को कमजोर मानकर उनकी कोई एडवाइस नहीं सुनना चाहते। यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एडवाइजर होने के नाते ओपेनहाइमर एडवर्ड टेलर के न्यूक्लियर रिसर्च में हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने की किसी भी बात में अपनी नामंजूरी दे रहे हैं। लेकिन सोवियत यूनियन के तनाव भरे कोल्ड वॉर के बीच ओपेनहाइमर का ये बयान विवाद का विषय बन गया है। एईसी चेयरमैन लेविस स्ट्रॉस का जो रेडियोसोटोपेस एक्सपोर्ट को लेकर कंसर्न है, उसे खारिज करते हुए ओपेनहाइमर स्ट्रॉस को सबके सामने ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। साथ ही उन्हें रशिया के साथ आर्म स्टॉक करने का भी सजेशन दे रहे हैं, जिस वजह से स्ट्रॉस उनसे बहुत ही खफा है और यही सब वजह है कि उनकी एफबीआई के साथ मिलकर ओपेनहाइमर के खिलाफ कोर्ट केस करके उन्हें रशियन जासूस
कम्युनिस्ट देश के लिए काम नहीं करने वाला साबित करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें उन्होंने ओपेनहाइमर का एईसी में करियर खत्म करने और उनकी पॉलिटिकल इमेज खराब करने के लिए उनके कलीग्स को भी साथ में मिला लिया है। दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि प्रेजेंट डे में कोर्ट रूम में ओपेनहाइमर के एडवर्ड टेलर जैसे कई साथियों का उनके खिलाफ बयान हो रहा है, तो कई का उनके लिए, पर आखिर नतीजा ये है कि उनको एईसी से निकाला जा रहा है। साथ ही उनको मिलने वाली हर सुविधा उनसे वापस ली जा रही है, जिससे स्ट्रॉस का पॉलिटिकल करियर भी अफेक्ट हो रहा है। साथियों, हम देखते हैं कि फिल्म के आखिर में अल्बर्ट आइंस्टीन और ओपेनहाइमर के उसी सीन को दिखाया जा रहा है जिसकी वजह से स्ट्रॉस को गलतफहमी हुई थी कि आइंस्टीन को भी ओपेनहाइमर ने हाइड्रोजन बॉम्ब के खिलाफ भड़काया है, जबकि वो दोनों न्यूक्लियर वेपन से सिर्फ तबाही आएगी ऐसी ही बातें कर रहे थे। दोस्तों, बाद में ओपेनहाइमर को अवार्ड्स से सम्मानित किया जा रहा है और इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। साथियों, आपको ये हिस्टोरिकल स्टोरी, ये ऐतिहासिक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार एक और नई मनोरंजक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।